ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। ये चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन सम्स वाले वेजेस। ये जीएलएस वालों को एग्जाम में, मिड सेम में, इंटरनल एग्जाम में दिया था एक क्वेश्चन कैपिटल गेन। ये जीयू, जीएलएस, एसएमपी सबके काम का है। यहाँ पे लिखा है कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स ऑफ मैसर्स या मिस एपी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ एसेट दिया हुआ है, डेट ऑफ सेल दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है, परचेज प्राइस दिया हुआ है, ट्रांसफर चार्जेस मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है। यहाँ पे सारे अलग अलग एसेट्स के नाम दिए हुए हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ओनली वन, एमएम बैंक्स शेयर्स 400 शेयर्स, जीपी कंपनीज 250 इक्विटी शेयर्स, ज्वेलरी, सेल्फ ऑक्यूपाइड सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस न्यू। अब ये सबकी डेट दी हुई है बेटा। जो भी डेट ऑफ सेल होगी ना कंपलसरी वो प्रीवियस ईयर की होगी। ये सारे एसेट्स हमने कंपलसरी प्रीवियस ईयर में ही बेचे होंगे, क्योंकि जो भी हम लोग टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालेंगे वो प्रीवियस ईयर का ही निकालते हैं। तो सबकी डेट ऑफ सेल जो है वो प्रीवियस ईयर की होगी, तो वो देखने की जरूरत नहीं है। ये सबकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। पांचवा नाम छोड़ के बाकी सबकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। तो क्योंकि जो पांचवा नाम है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस वो सिर्फ खरीदा है, वो बेचा नहीं है। अब ये बाकी सारे एसेट्स की परचेज की डेट दी हुई है, ये उनका परचेज प्राइस दिया हुआ है, ये ट्रांसफर चार्जेस मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, और ये जो सारे एसेट्स खरीदे कौन से साल में खरीदे उस साल का इंडेक्स नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस वाज 8 लाख ऑन 1/4/2001। तो जो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है ना, ये वाला 26,53,000 वाला, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 इसी घर की वैल्यू दी हुई है 8 लाख रुपए, इज 8 लाख रुपीज। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 इज 8 लाख रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है द शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज वर सब्जेक्ट टू STT आता है, यहाँ पे भूल से SIT लिखा है बुक वालों ने। STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन डेट्स ऑफ सेल। मतलब ये जो MM के शेयर्स हैं और GP के शेयर्स हैं बोथ आर सब्जेक्ट टू STT। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। MM शेयर्स आर सब्जेक्ट टू STT। MM शेयर्स आर सब्जेक्ट टू STT। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MM शेयर्स आर सब्जेक्ट टू STT, और दूसरा जो GP शेयर्स हैं वो भी सब्जेक्ट टू STT है। GP शेयर्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। फिर लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ MM ऑन 31/1/18 वाज 556.50 पर शेयर। ये मैं MM के बाजू में लिख देता हूँ। कौन सी डेट है? 31 जनवरी 18, 31 जनवरी 2018 इनकी फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है। फेयर मार्केट वैल्यू ये MM वाले शेयर्स की 556.50 रुपीज पर शेयर। ये MM वाले जो शेयर्स हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है ऑन 31/1/18 556.50 पर शेयर। और ये जो GP वाले शेयर्स हैं उनकी 31/1/18 पे दी हुई है फेयर मार्केट वैल्यू 373.62। इनकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18 फेयर मार्केट वैल्यू GP शेयर्स की दी हुई है 373.62 रुपीज। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल पॉइंट है, ध्यान देना। MM शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू और GP शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू मैं सबका साइड में लिखते जा रहा हूँ बस, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। ओके बेटा, अभी रूल्स समझा देता हूँ, थोड़े रूल्स रिवाइज करा देता हूँ। ये जो MM कंपनी के शेयर्स हैं या GP कंपनी के शेयर्स हैं, इनमें रूल क्या होता है? पहली बात, ये शेयर्स हमने 31 जनवरी 2018 से पहले अगर हमने खरीदे हैं, ये डेट से पहले 31 जनवरी 18 से पहले खरीदे हैं। देखो MM कंपनी के शेयर्स हमने खरीदे हैं 2005 में, GP कंपनी के शेयर्स खरीदे हमने 2014 में। तो इसका रूल क्या है मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट्स में लिख के रखा है। इसका रूल क्या है ये थियरी वाले पेजेस में लिखना, बाद में लिखना। फॉर लिस्टेड शेयर्स और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज बिफोर 31/1/18, पहली बात तो इनमें इंडेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं होते। इंडेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं होते, इनका कैपिटल गेन निकालने का तरीका एकदम अलग है।
इनका कैपिटल गेन निकालने का तरीका कैसे है? पहले स्टेप वन में LHS में फेयर मार्केट वैल्यू, ऑब्वियसली फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18, जो भी हमारे शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन 31/1/18 वो LHS में लिखेंगे और RHS में इन शेयर्स की सेलिंग प्राइस लिखेंगे। RHS में इन शेयर्स की सेलिंग प्राइस। फिर आंसर्स पर स्टेप 1 LHS और RHS whichever is less लोअर अमाउंट, फेयर मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस दोनों में से जो छोटा हो उसको हम बोलेंगे आंसर एज पर स्टेप 1, जो हमारी लोअर अमाउंट हो। फिर स्टेप 2 में फिर से LHS और RHS। स्टेप 2 में LHS में परचेज प्राइस, हमारे शेयर्स की परचेज प्राइस, और RHS में आंसर एज पर स्टेप 1 बोलो या सिर्फ L बोलो, एक ही बात है, जो भी आप उसका नाम रखो। स्टेप 1 में क्या था? फेयर मार्केट वैल्यू और सेलिंग प्राइस whichever is less। अब जो स्टेप 1 का आंसर आया वो स्टेप 2 के RHS में लिखना है। जो स्टेप 1 का आंसर आया वो स्टेप 2 के RHS में। स्टेप 2 में LHS में परचेज प्राइस। फिर स्टेप 2 का आंसर एज पर स्टेप 2 इक्वल टू COA मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू हायर अमाउंट, जो भी दोनों में से बड़ी अमाउंट हो। मतलब स्टेप 2 का LHS या RHS whichever is more, मतलब परचेज प्राइस या आंसर एज पर स्टेप 1 whichever is more, जो भी हायर अमाउंट हो वो स्टेप 2 का आंसर, उसी को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलेंगे। फिर स्टेप 3 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये इसमें कोई इंडेक्स नंबर्स की जरूरत ही नहीं होती है, डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। ठीक है, जो भी शेयर्स हमने खरीदे हो कब? 31 जनवरी 2018 से पहले, उनके ये रूल्स होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार शॉर्ट में, LHS में स्टेप 1 LHS में फेयर मार्केट वैल्यू, RHS में सेलिंग प्राइस। फिर आंसर्स पर स्टेप 1 जो दोनों में से छोटा हो। स्टेप 2 LHS में परचेज प्राइस, RHS में आंसर एज पर स्टेप 1, आंसर ऑफ स्टेप 2 whichever is more, मतलब स्टेप 2 में LHS RHS जो बड़ा हो। फिर स्टेप 3 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये हमारे रूल्स हो गए, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये रूल्स हमको काम आएंगे। फिर यहां से शुरू करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से। पहला नंबर एसेट, जो पहला नंबर एसेट है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इसकी सेलिंग प्राइस है 26,53,000, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। तो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, पहले सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। टैक्सेशन का कोई भी चैप्टर हो फॉर्मेट यही होता है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। आगे, अब यहाँ पे हमारा एसेट नंबर 1 है सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउस। ये हमारा एसेट नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले हमारा फॉर्मेट होता है सेलिंग प्राइस, मतलब कोई भी एसेट हो फॉर्मेट यही होता है, सेलिंग प्राइस और ट्रांसफर प्राइस इसको बोलते हैं। मतलब ये घर जो हमने बेचा ये कितने में बेचा, तो इसका सेलिंग प्राइस है ये वाला 26,53,000। तो जो घर हमने बेचा उसका सेलिंग प्राइस है 26,53,000। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें से क्या क्या चीजें माइनस होती है सेलिंग प्राइस में से लेस 3 चीजें माइनस होती है। ए, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर लॉन्ग टर्म हो तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, बी होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और सी होता है ट्रांसफर चार्जेस। एक्चुअली ए और बी, ए होता है ट्रांसफर चार्जेस या सेलिंग एक्सपेंसेस। ए पॉइंट में आता है सेलिंग एक्सपेंसेस या ट्रांसफर चार्जेस, बी पॉइंट में आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और सी पॉइंट में आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये 3 चीजें माइनस होती है, पहले सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। हर एक एसेट में यही 3 चीजें माइनस होती है। ठीक है, ये 3 चीजें माइनस करने के बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, और उसमें एग्जम्पशन माइनस कर देते हैं हम लोग, लेस एग्जम्पशन, और उसके बाद आता है टैक्सेबल, इसके बाद आता है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म
कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अभी जैसे हाउस है हमारा, हाउस हमने सेल किया 26,53,000 में, इसके ट्रांसफर चार्जेस हैं ये वाले, सेलिंग एक्सपेंसेस 7,500, तो सबसे पहले ये सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा 7,500। ठीक है, अब सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, ये घर हमने खरीदा था 1790 में, और ये खरीदा था हम लोगों ने 90,000 रुपए में, 90,000 में, और इस घर की फेयर मार्केट वैल्यू है 8 लाख। तो इसका रूल ये होता है कि जो भी एसेट हमने 14,2001 से पहले खरीदा हो, जो भी एसेट हमने 14,2001 से पहले खरीदा हो, तो एक्चुअल कॉस्ट मतलब 90,000 और फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख, विच एवर इज मोर, वो हमको चाहिए। अगर हमने कोई भी एसेट 14,2001 से पहले खरीदा है, तो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर, तो 90,000 और 8 लाख दोनों में से बड़ा कौन सा है, हम लोग लिखेंगे 8 लाख बड़ा है। यहाँ पे हम इंडेक्सेशन करेंगे, मैं थोड़े बहुत रूल्स भी लिख के देता हूँ। एज दिस हाउस, ये ब्रैकेट एग्जाम में नहीं लिखना, इज परचेज्ड, एज दिस हाउस इज परचेज्ड बिफोर 1/4/2001, सो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू on 1/4/2001, whichever is more will be considered, जो दोनों में से बड़ा हो वो कंसीडर होगा, will be considered, ये रूल हो गया। ठीक है, ये रूल थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ। अगर हमने घर 1/4/2001 से पहले खरीदा है, तो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो बड़ा है वो हमारे काम का है, और अगर हमने ये घर 1/4/2001 के बाद खरीदा है, तो सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए। ये घर के रूल्स हो गए। अगर हमने 1/4/2001 से पहले खरीदा है, तो कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर, और 1/4/2001 के बाद खरीदा है, तो सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे हमने पहले खरीदा है, तो 90,000 हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी इस क्वेश्चन में 90,000, और फेयर मार्केट वैल्यू था 8 लाख, तो ऑब्वियसली दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, 8 लाख। तो फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख मल्टीप्लाई है जो प्रीवियस ईयर है उसका इंडेक्स नंबर 301। ये मैंने देखा इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर नहीं दिया हुआ था। प्रीवियस ईयर जो है हमारा ये वाला 2020-21, इसका इंडेक्स नंबर 301 होता है। ठीक है, तो ऊपर हमेशा इंडेक्स नंबर आता है ऑफ द ईयर ऑफ सेल, ऊपर आता है हमेशा इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल। अब सेल तो हमेशा प्रीवियस ईयर में ही किया होगा ना बेटा, क्योंकि कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं, तो सेल तो प्रीवियस ईयर का ही, सेल की डेट हमेशा प्रीवियस ईयर की होगी, इसलिए ऊपर हमेशा इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर का ही आएगा। नीचे डिनोमिनेटर में उस साल का इंडेक्स नंबर आएगा जिस साल में हमने एसेट खरीदा हो। अब ये एसेट हमने खरीदा था 1990 में, ये रहा 1790, तब उस जमाने में कोई इंडेक्स नंबर होता ही नहीं थे, तो हम लोग पहला इंडेक्स नंबर ले लेंगे 100। एक्चुअली ये जो 100 है ये 2001-2 का इंडेक्स नंबर है, तो क्योंकि 1990 में इंडेक्स नंबर्स होते ही नहीं थे, इंडेक्स नंबर 1/4/2001 से स्टार्ट हुए, तो 1/4/2001 का इंडेक्स नंबर होता है 100, तो परचेज वाले साल का जो इंडेक्स नंबर होता है वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 301, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा इंडेक्सेशन हो गया। मतलब आपने फेयर मार्केट वैल्यू को इंडेक्स नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 8 लाख मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाय 100, तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय 100, ये होता है 24,08,000। मतलब जब आपने इंडेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, मतलब आपने इंडेक्सेशन किया। और अगर आप इंडेक्स नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करो, डायरेक्टली ये 8 लाख ही यहाँ पे लिख दो, 8 लाख, मतलब आपने इंडेक्सेशन नहीं किया। इंडेक्सेशन करना मतलब इंडेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब घर में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आपने बनवाया, तो इस यहाँ पे कोई ऐसा इंप्रूवमेंट दिया हुआ नहीं है। अभी लेस पे जो ए बी सी है उन तीनों का टोटल करेंगे, तो लेस पे जो ए बी सी है, ए है 7,500, बी है 24,08,000 और सी है 0, इन तीनों का टोटल है 24,15,500। ये 24,15,500 जो ए बी सी का टोटल आया, ये हम लोग सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे। तो हमारा सेलिंग प्राइस था ये वाला 26,53,000, ये जो सेलिंग प्राइस था 26,53,000, उसमें से ये 24,15,500 माइनस कर देंगे, मतलब सेलिंग प्राइस में से एबीसी का टोटल माइनस कर देंगे।
तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 237,500। सेलिंग प्राइस में से एबीसी का टोटल माइनस कर दिया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,37,500। इसमें से जितने रुपए का नया घर खरीदा वो हमारे लिए एग्जम्पशन है, उसको बोलते हैं एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। जितने रुपए का नया घर खरीदा, तो हमने कितने रुपए का नया घर खरीदा, वो क्वेश्चन में नीचे नीचे टेबल में नीचे नीचे दिया हुआ है कि हमने नया घर खरीदा 2,24,000 रुपीज का। ये जो नया घर खरीदा है 2,24,000 रुपीज का, ये 2,24,000 हमारे लिए एग्जम्पशन है। तो इसमें से मैं एग्जम्पशन 2,24,000 माइनस कर दूंगा, मतलब 237,500 में से जितने रुपए का नया घर है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, ये होता है वैल्यू ऑफ न्यू हाउस परचेज्ड। जो हमने नया घर खरीदा वो है 2,24,000 का, तो 2,24,000 आपको माइनस कर देना है। किस में थे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में थे। 237,500 में से माइनस 2,24,000, तो 237,500 माइनस 2,24,000, बाकी आएगा 13,500। ये जो 13,500 आया इसको बोलते हैं टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्मॉल ए। अब ये घर कंप्लीट हो गया, फिर शेयर्स ऑफ एक एमएम कंपनी था, फिर एक शेयर्स ऑफ जीपी कंपनी था, फिर एक ज्वेलरी था। ऐसे 1 2 3 4 करके मैं सारे सॉल्व करते जाऊंगा, अभी नहीं, अभी ये आंसर बहुत लेंथी बाकी है, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बनेगी ये वाली स्टेटमेंट। अभी मैंने सिर्फ एक एसेट बताया, ऐसे 3 एसेट और हैं। ज्वेलरी इसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन शेयर्स को सॉल्व करने के रूल्स मैंने आपको ये जो नीचे रूल्स बताए, ये शेयर्स को सॉल्व करने के ये रूल्स है, ठीक है। हाँ, ज्वेलरी उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हाउस सॉल्व हुआ, पर अभी नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। इतना लिख लेना, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इतना राइट है, यहां तक मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ पे मिस जो भी नाम था मिस का वो लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखो, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कराऊंगा। देखो बेटा,